Hello and welcome to Income Tax Gurukul. In this video, we are going to discuss about leave salary और लीव इनकैशमेंट. व्हाट इज लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट? तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, एज ए एम्प्लॉयर वहां पे काम करते हो, तो आपको कई तरह की छुट्टियां मिलती हैं. जैसे कि कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं? एक तो मिलती है सीएल, जिसको बोलते हैं कैजुअल लीव. एक बोलते हैं जीएच, गेजेटेड हॉलीडे. और एक हमारा जो सैटरडे संडे ऑफ रहता है वो तो रहता ही है. उसके अलावा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक होता है ईएल, अर्न लीव. सो हर एक कंपनी का अपना अपना तरीका होता है छुट्टी देने का. कोई कैजुअल लीव ज्यादा देता है, किसी में गेजेटेड हॉलीडे, जैसे होली की, दिवाली की, वो गेजेटेड हॉलीडे रहेगी. और किसी में अर्न लीव की वैल्यू यानी कि ज्यादा मिलती है. मैं इसका मतलब समझा देता हूँ क्या मतलब है. देखो, सीएल का मतलब कैजुअल लीव. अगर आपको कोई भी सिक लीव भी मिलती है कई जगह पे, तो कैजुअल लीव जैसे आपको किसी भी काम के लिए इमीडिएटली आपको कुछ जाना है, कुछ स्पेशल, कुछ इमीडिएट कुछ काम आ गया, तो मोस्टली कैजुअल लीव, वो सब चीज छोड़ दो, किस चीज के लिए ले रहे हो. अर्न लीव का मतलब ये होता है, ये छुट्टी ऐसी होती है जिनको अगर आपने यूज नहीं किया, जो कि हमारा मेन कंसर्न, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अगर इनको हमने यूज नहीं किया तो अगर ये एक्यूमुलेट होती गई तो उसके हमें पैसे मिलते हैं. जबकि कैजुअल लीव्स कैसे होता है कि अगर हमने यूज नहीं किया उसको तो वो लैप्स हो जाएंगी, वो आगे ऐड नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, मान लो कि 20 आपको मिलती है एक साल में, आपने 20 में से 15 आपने यूज कर ली, 5 बची, वो अगले साल आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. ठीक है. जबकि अर्न लीव के केस में ऐसे, मान लो कि आपको 20 अर्न लीव मिली और आपने 5 यूज कर ली, उसके बाद 15 है, वो नेक्स्ट ईयर क्रेडिट हो जाएंगी अगले साल. तो अगले साल 20 मिलेंगी और 15 साल पहले वाले की, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 35. तो एक तरीका तो ये है. या फिर ये 15 बचे है, इसका आपका एम्प्लॉयर आपको बोलेगा कि 15 दिन आपका अर्न लीव थी, तो आपको 12.5 महीने की सैलरी मिलेगी. तो 15 दिन की एक्स्ट्रा, 12 महीने की तो आपने काम किया, वो तो मिलेगी मिलेगी. उसके अलावा 15 दिन की एक्स्ट्रा मिलेगी, क्योंकि इस अर्न लीव का मतलब ये होता है कि जितने दिन भी आपने काम किया है, अर्न लीव को यूज नहीं किया, तो जितनी भी अर्न लीव बची उसको इन कैश कर दिया जाएगा. उसी को बोलते हैं लीव इनकैशमेंट और लीव सैलरी, जो आज हम पढ़ने वाले. तो लीव इनकैशमेंट, कुछ लीव जो स्पेशल नेचर के रहते हैं, जैसे अर्न लीव, प्रिविलेज लीव भी बोल देते हैं कई कई जगह पे इसको. तो अर्न लीव जो जहां पे अगर आपने यूज नहीं किया तो आगे लैप्स नहीं होंगे, या तो अगले साल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, या फिर अगले साल के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई तो उसके पैसे दे दिए जाते हैं. अब अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है. कई लोग इसको, जब आप सर्विस में रहते हैं तो हर साल, जैसे मान लो आपने 2019 में काम किया, तो 2019 में आपको उसकी नहीं मिलेगी, 2020 में मिलेगी. और 2020 वाली जो ईयर है उसकी 2020 नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको उसका क्रेडिट मिलता है, उसका पैसा मिलता है. कई लोग क्या करते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते. कई कंपनियां, जो एम्प्लॉयर, एक्यूमुलेट करते रहेंगे, जब आप रिटायर होगी तो एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगी ईएल की. जो उनकी जो आपने जो जैसे मान लो कि हर साल आपने 15 लीव आप बचा रहे हो, हर साल 15, आपने 10 साल काम किया, तो आपने 150 लीव बचा ली. 150 लीव की बात करें तो अगर 30 से डिवाइड करें तो 5 महीने, मतलब आपकी छुट्टी हो सकती थी, वो 5 महीने आपने काम किया है, तो इस 5 महीने की आपको सैलरी मिलेगी. और एक महीना अगर आप 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 5 महीने में 2.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे पैसे. उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट. होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा. तो एक बात अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई भी लीव इनकैशमेंट होता है ड्यूरिंग द सर्विस, तो पूरी की पूरी टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपने लिया है तो. लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन अगर आपको मिलता है, तो उस पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है. कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड होता है, और वो एग्जेम्प्टेड पार्ट सेक्शन 10 और 10A के अंदर मेंशन किया गया है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कितने अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगी. तो आप समझ में आ गया होगा अभी तक हम आने वाली वीडियो के अंदर क्या देखने वाले हैं, क्या स्पेशल कहां पे कंसंट्रेट करने वाले हैं. तो हमारा जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा जो लीव इन कैश होके मिली है. ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिली, ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपको मिली, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, फुल्ली की फुल्ली टैक्सेबल. लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला आपको, तो उसका टैक्स मिल रहा है. ये नहीं कि ड्यूरिंग द सर्विस आपको मिल सकती है, बट टैक्स लगेगा. और एट द एंड जो फाइनल में, जो रिटायरमेंट के टाइम में मिलेंगे आपको, कुछ पार्ट उसका टैक्स फ्री हो जाएगा, कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड रहेगा, कुछ पार्ट पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो कितने पार्ट पे टैक्स देना है वो आज हम डिटेल में देखेंगे. तो होप करता हूं आपको समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर रहा हूं.
अब बात करते हैं इसकी जो क्या एग्जेम्पशन लिमिट रहेगी उसके बारे में अब हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल है, पूरे लॉजिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जितना उसके अंदर लॉजिक दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं, हाईलाइट के हिसाब से करते जाएंगे। तो कोई भी एम्प्लॉय को छुट्टी अलाउड होती है पीरियड ऑफ सर्विस में, ऑब्वियसली सबको पता है। और एम्प्लॉय को छुट्टियां मिल सकती है, या फिर अगर छुट्टी नहीं मिली तो इन ये तो या तो लैप्स हो जाएंगी जैसे मैंने कैजुअल लीव में बताया, या फिर एक्यूमुलेट हो जाएंगी फ्यूचर के लिए, या फिर उसको इन कैश कर सकते हो, या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ड्यूरिंग द सर्विस भी कर सकते हो, और टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आपको एक दो तीन चीजें याद होगी। पहली चीज तो ये है कि पीरियड ऑफ सर्विस में आपको लीव मिलती है, दूसरी ये या तो लैप्स हो जाती है, या फिर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या फिर इन कैश कर सकते हैं, या फिर इसको टर्मिनेशन या रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये चार पांच चीजें हैं जो बेसिक सी चीजें आपको पता चल गया। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया। तो जब आपने सेक्शन 10(10)(a) के बारे में पढ़ा, तो सेक्शन 10 बोलता है एग्जेम्पशन के बारे में। ये बताता है कोई भी अमाउंट अगर आपने रिसीव करी है इन कैश करके, अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव, जो अर्न लीव आपको मिली थी आपने यूटिलाइज नहीं करी और आपकी एक्यूमुलेट होती गई और एक्यूमुलेट होती गई, तो एट द एंड आपको इन कैश होना पड़ेगा, उनको उनका पैसा आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको या तो सुपरएनुएशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसा मिलता है। ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिलेगा तो नहीं, कोई भी फायदा नहीं है, वो पूरे का पूरा टैक्सेबल है। फायदा तो है बट टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स का फायदा अगर आफ्टर रिटायरमेंट मिल रहा है तो। अब कितना बेनिफिट, वही हमेशा की तरह लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। पहला तो वही एक्चुअल में कितनी, एक्चुअल लीव इनकैशमेंट, कितना इनकैश हुआ आपका अमाउंट। ठीक है, दूसरा 3 लाख रुपए। देखा आपने ग्रेजुएटी के अंदर ये कितना था, 20 लाख रुपए, समझ में आया। और वीआरएस और उसमें आरसीएम ने पढ़ा था उसमें कितना था, उसमें था 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे कितना है, 3 लाख। तो मतलब ये हुआ कि लीव इनकैशमेंट के अंदर ज्यादा टैक्स का बेनिफिट नहीं है, थोड़ा ही है, 3 लाख तक है। तीसरी अमाउंट एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलो ठीक है, ये भी हम डिटेल में करें। तो चौथा पॉइंट, इसके अंदर 4 पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल लीव, वो भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो 4 चीजों में से आपको जो सबसे कम होगी, ये कम है, ये कम है, ये कम है, वो आपको लेना है। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 लाख रुपए तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसके अंदर एक चीज तो आप पूछोगे कि सर सैलरी में तो हमारा अच्छा हो गया था, कि पेंशन में तो अच्छा हो गया था कि सैलरी का डेफिनेशन था ही नहीं, हमें तो देखना था कि ग्रेजुएटी मिल रही है कि नहीं, और ग्रेजुएटी मिल रही है तो 1/3 करना है, नहीं मिल रही तो 1/2 करना है, 1/2 करना है। वो तो इजी था। इसमें सैलरी की क्या है, इसमें सैलरी की डेफिनेशन बेटा बेसिक एज यूजुअल जो एचआरए में रहती है, प्लस डियरनेस अलाउंस विच इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, प्लस कमीशन इन द 6% ऑफ द टर्नओवर, ये सैलरी की डेफिनेशन है। तो आइए हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक बात जो मैंने आपको बताया उसके अंदर, अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, सिंपल सी बात है। और लिविंग द जॉब और रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा एग्जाम्प्ट है बेटा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज पर द लिमिट, जो मैंने 4 जो लिमिट बताई थी, अगर डेथ हो जाती है और उसके टाइम में मिल जाती है तो पूरे एग्जाम। ड्यूरिंग द सर्विस और डेथ हो गई बाद में, ड्यूरिंग द सर्विस अगर डेथ हो गई तो वो पूरा एग्जाम रहता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के भी पूरा एग्जाम रहता है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है, और किसी को भी मिले, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी को पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर से वही बात बता रखी है इधर, लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। रिटायरमेंट के टाइम वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला वही 3 लाख रुपए और दूसरा एक्चुअल सैलरी। ये सबको इट्स वेरी सिंपल। अब बात करते हैं जो मेन 2 पॉइंट, उनको पूरा डिटेल में अब एलिब्रेट करेंगे। 10 महीने की सैलरी बेटा, 10 महीने की सैलरी वो निकालनी है, और 10 महीने की क्या, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि लास्ट 10 मंथ्स, इसके अंदर
लास्ट 10 मंथ्स के अंदर ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि जिस महीने में आप रिटायर हुए उससे पहले का लास्ट 10 मंथ, मतलब अगर आप 10 लास्ट 10 मंथ मतलब अगर आप 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हो तो 10 जनवरी से 10 नवंबर के जो 10 महीने हैं बीच में 10 मंथ हैं उनकी सैलरी लेनी है, ना कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, 1 जन से 31 अक्टूबर, ये नहीं, ये नहीं। आपको 10 नवंबर से लेकर 10 जन की जो सैलरी रहेगी उसकी एवरेज करनी है, 10 महीने की सैलरी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना हमें एवरेज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जो फोर्थ पॉइंट। अब आप ऐसे समझ के करो, लीव इक्विवेलेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव जो आपकी छुट्टी उसका कैश। अब आपको लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की डेट से मान लो आपकी रिटायरमेंट हुई है 10th नवंबर को, तो 10th नवंबर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट कौन से, 9th नवंबर तक, 9th नवंबर तक की जो 10 महीने बनेंगे उससे पीछे चले जाओ। 9 नवंबर, 9 अक्टूबर टू 9 नवंबर 1 मंथ, 9 सितंबर टू 9 अक्टूबर 2 मंथ, 9 अगस्त टू 9 सितंबर 3 मंथ्स, 9 जुलाई टू 9 अगस्त 4 मंथ, ऐसे करके पीछे 9th जनवरी से लेकर 9th नवंबर तक जो सैलरी मिलेगी उसकी एवरेज निकाल लो बेटा। 10 मंथ एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रेसिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो उसके एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट था उसका निकालना। लीव entitlement cannot exceed 30 days for a year of actual service rendered by the employer। अब हो सकता है कि कई कंपनी बोलेंगे कि बेटा हम तो आपको 40 लीव देंगे, कोई बोलेगा कि 50 लीव देंगे, बट डिपार्टमेंट बोलता है हम 30 लीव से ज्यादा, 30 लीव एक साल से ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते। तो जो कैलकुलेशन होगी वो मान के चलेंगे कि 30 लीव तक है, उससे अगर ज्यादा हो रही तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 30 लीव तक। ये बात मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, जब हम इसका सम करेंगे ना तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कितनी छुट्टी बची हमारी देखा जाए तो यहाँ पे कितना लीव सैलरी एक्चुअल में कितना मिला, कितना भी मिल सकता है उसको, कितना भी मिल सकता है लीव सैलरी, 3 लाख रुपए वो है। यहाँ पे लिखना कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव कितनी अनअवेल्ड, देखो दो होते हैं, एक तो अवेल्ड लीव आपने छुट्टी ले ली, एक होती है अनअवेल्ड लीव। तो अनअवेल्ड लीव जो बची है, अनअवेल्ड लीव जो बची है उनका कैश इक्विवेलेंट कितना होगा। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल में बताया था कि मान लो कि एक बंदा ने 10 साल तक काम किया और 30 लीव से मिलती है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताता हूँ कहाँ पे स्पेस ज्यादा है, चलो यहीं पे बताता हूँ। देखो 10 इयर्स की सर्विस है, उसके अंदर टोटल लीव कितनी मिली उसे, हर साल उसको 30 लीव मिलते हैं। तो टोटल कितनी होगी बेटा, 10 साल में 300 हो गए। टोटल लीव में से अवेल कितनी करी उसने, कितनी ले ली छुट्टी, मान लो उसने ले ली छुट्टी 18 छुट्टी ले ली, 10 साल के अंदर 180 छुट्टी उसको मिल गई। अवेल कितनी करी, 18 ले, और 10 साल के अंदर उसने 180 छुट्टी ले ली। ठीक है, अनअवेल्ड जो उसने ली नहीं वो कितनी बच गई, अनअवेल्ड लीव वो बच गई 12, क्योंकि 30 टोटल थी, 18 तो ले ली, 12 बच गई। तो एक साल में अगर 12 बच रहे तो 10 साल की कितनी हो जाएंगी, 120 दिन की छुट्टी बच गई। अगर इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने महीने की, 4 महीने की छुट्टी उसने ली नहीं 10 साल की सर्विस में। तो 10 साल की सर्विस में अगर छुट्टी नहीं ली उसने तो 4 महीने की सैलरी उसको मिलनी चाहिए, जो कि मैंने शुरू में एग्जांपल में बताया था कि ये तो अर्न लीव है, ये लैप्स नहीं होती, और लैप्स नहीं होती तो उसको 4 महीने की छुट्टी के पैसे मिलने चाहिए। और 1 महीने की छुट्टी के पैसे अगर कितने आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी आ रही है वो आ रही 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आ रहे तो ये कितना हो गया बेटा, 2 लाख रुपए हो गया। तो यहाँ पे जो कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव है, कैश इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, 2 लाख। ये पूरा जो कैलकुलेशन है मैं आपको फिर से समझाऊंगा जब हम इसका एग्जांपल करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे। ठीक है, अब
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स हमेशा की तरह। लीव सैलरी इश्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, सर्विस के टाइम पे तो फुली टैक्सेबल पता चल गया। अब एक बात और भी है यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट, अगर किसी बंदे ने एक जगह पे 10 साल नौकरी करी, रिटायर हो गया, उस नौकरी छोड़ दी उसने, फिर दूसरी कंपनी में जाके ज्वाइन कर लिया, तो मिस्टर ए ने ABC कंपनी में काम किया, XYZ कंपनी में काम किया, ठीक है। यहाँ पे जब उसने छोड़ दी शुरू में 10 साल 15 साल काम करके, तो यहाँ पे उसने बेनिफिट ले लिया था 2 लाख रुपए तक का। अब टोटल कितने लाख का बेनिफिट मिल सकता है? मैक्सिमम 3 लाख तक का मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो 3 लाख है। तो यहाँ पे उसको कितनी भी लीव मिले, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 1 लाख तक का बेनिफिट तक, क्योंकि टोटल जो बेनिफिट है वो कितना हो सकता है? 3 लाख, जो कि हमने ग्रेजुएटी के टाइम पे भी पढ़ा था कि 20 लाख तक का आप ग्रेजुएटी का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन VRS के टाइम पे जो 5 लाख है वो सिर्फ आप एक बार ले सकते हो, उसको बार बार आप नहीं ले सकते। अगर शुरू में आपने किसी कंपनी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और वहां पे आपको 3 लाख का बेनिफिट मिला, तो बाकी के जो 2 लाख का बेनिफिट मिल जो बचता है वो आगे आप नहीं दे सकते, अगर किसी और दूसरी कंपनी में जाके भी आपको VRS मिलता है तो। इन द सेम वे यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप पूरा का पूरा, तो दोनों के दोनों पॉइंट बेटा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सैलरी के, जो सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी जो मैंने बता दिया था, डियरनेस अलाउंस जो मैंने बता दिया था, वो भी जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो लेना है, और कमीशन विच इज एक्सप्रेस द फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो B+D+C आ गया इसके अंदर। एवरेज सैलरी, अब यहाँ पे एवरेज सैलरी का काफी जिक्र है, जो एवरेज सैलरी, वो एवरेज सैलरी डिटरमाइन करी जाएगी 10 महीने की, 10 महीने के लिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले से शुरू हो जाएगी, वेदर ऑन सुपरएन्युएशन और रिटायरमेंट जो भी है, टर्मिनेशन जो भी है उसके महीने से शुरू हो जाएगी। अब नाउ विल डू वन सम, उस सम के हिसाब से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट एक बार है ना, आप पूरे सम को एक बार ध्यान से पढ़ो। देखो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। रिटायर कब हो रहा है? 1 दिसंबर 21 को। हमें 10 महीने की बात करनी है, तो 1 दिसंबर से कर रहा है, तो इमीडिएट नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग डे है वो 30 नवंबर से लेना है। तो फेब से लेकर नवंबर तक 10 महीने के, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 10 महीने हो गए, ठीक है। उसके बाद 20 साल की सर्विस करी है भाई साहब ने, तो 20 साल की सर्विस करी है, तो अब ये देख लो कि एक साल में लगभग 30 छुट्टी मिल सकती है, जो आगे क्वेश्चन में देखिए, उसको 40 मिल रही है कि 50 मिल रही है, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं, हम 30 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो 20 साल उसने सर्विस करी है, और उसको लीव सैलरी कितने मिले? 10 लाख रुपए। हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 कंडीशन में से एक कंडीशन तो है, लेकिन 3 लाख से ज्यादा हो गया तो मतलब 10 लाख तो आएगा ही नहीं आंसर कभी भी, बट इसकी भी जरूरत है, तो ये भी ध्यान रखो। और बेसिक सैलरी यहाँ पे कितने? 10,000 रुपए। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, 2,000 रुपए बढ़े हैं कब से? 1 अप्रैल 21 से। इसका मतलब हमें 10 महीने की सैलरी देखनी है, तो फरवरी से शुरू करा था हमने। फरवरी और मार्च में तो कितने थे? 8,000 रुपए ही थे। फरवरी मार्च में 8,000 थे, अप्रैल से हो गया 10,000 रुपए, और उसके बाद नवंबर तक 10,000 रुपए ही रहे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो, जब एवरेज आप निकालेंगे तो दोनों को सम करेंगे, 8,000 8,000, 2 महीने के 16,000, और बाकी के 8,000 के कितने? 80,000। भाई एक महीने में 10,000 मिल रहे हैं, तो 8 महीने में तो 80,000 ही मिलेंगे ना, और 80,000 तो ये हो गए, 2 महीने के 16,000, तो 96,000 रुपए हो गए ना बेटा, पूरे 10 महीने की सैलरी 96,000 रुपए। और अगर एक महीने की निकालनी होती तो 96,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 96,000 को 10 से 9600 रुपए हो जाएगी ना सैलरी। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, डियरनेस अलाउंस भी, और यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट, और फॉर्मिंग पार्ट कितना? 60%, और 6,000 का 60% कितना होगा? 3600 रुपए। 6,000 का 36% तो 3600 रुपए ही होएगा ना। कमीशन कितना है? कमीशन कितना है बेटा? 1,000 रुपए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी, देखो अभी 1,000 रुपए कमीशन है, बट कमीशन के अंदर सैलरी की जो डेफिनेशन होती है, सैलरी की बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, और कमीशन क्या है? वो कमीशन जो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दे रखा है, ये फिक्स परसेंटेज है क्या? नहीं, ये तो सिंपल से अमाउंट दे रखी है, कोई फिक्स परसेंटेज का जिक्र ही नहीं है, तो सैलरी में यहाँ पे ये नहीं आएगा। बोनस, बोनस का तो किधर जिक्र ही नहीं है, बोनस को तो किधर सैलरी में ऐड नहीं करना, तो ये 2 अमाउंट एक्स्ट्रा दे रखी है, इससे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाएगी, बस और कुछ भी नहीं। उससे आगे देख सकते हैं कि उसने 480 छुट्टियां ली हैं। 480 में से बेटा 30 दिन की छुट्टी उसको हर साल मिलती है, 480 की उसने ले ली, मतलब 20 साल उसने नौकरी करी, 30 दिन की छुट्टी हर साल मिल रही, तो 20 × 30 600 छुट्टियां उसको मिली पूरे 20 साल के करियर में। लेकिन 480 तो छुट्टी उसने ले ली ना भाई, छुट्टियां तो लेने के लिए भी तो ना, उसको मिल गई 480 छुट्टी, तो बची कितनी? 120 छुट्टी मिली, उसका ही लीव इनकैशमेंट होगा, जो कि 4th कंडीशन के लिए काम आएगा, जो कैश इक्विवेलेंट निकालना है। अब बताना है टैक्सेबल लीव सैलरी। अब पहली बात यह है कि ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास हमेशा आपको पता है उसको सैलरी, ये जो लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो एट द रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रही है, तो इसके केस में तो
पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। जब नॉन गवर्नमेंट का केस है उसका हमें सॉल्यूशन करके निकालना है, 4 कंडीशन देखनी है। तो फर्स्ट हम एक बार निकाल लेते हैं एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो लीव सैलरी से ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ट्रांसफर कितना, रिटायरमेंट कितना, 10 लाख रुपए मिली। कितनी एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 AA में, 10 लाख ही है पूरी की पूरी। तो टैक्स कितने पे लगेगा, कितने पे भी नहीं लगेगा, नील, 0 रुपए। गवर्नमेंट सर्वेंट की मौज है बेटा, उनको कुछ पैसा नहीं देना यहाँ पे। लेकिन जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सैलरी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सबसे पहले हम निकालेंगे सैलरी। और सैलरी आपको पता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। और 8,000 रुपए तो सैलरी थी 2 महीने की, उसके बाद 10,000 रुपए हो गए भाई, मैंने आपको समझा दिया। और वो कितने महीने रहेगी, 8 महीने तक रही। फरवरी और मार्च की 8,000 थी, फिर अप्रैल से बढ़ गई और 10 महीने की आपको लेनी है। तो टोटल सैलरी 10 मंथ की, 10 मंथ की टोटल सैलरी कितनी होगी, 16,000 प्लस 80,000, तो कितनी होगी बेटा, 96,000 रुपए। ये तो है सिर्फ बेसिक सैलरी। इसमें हमें डियरनेस अलाउंस भी ऐड करना है। अब डियरनेस अलाउंस कितना है, 6,000 रुपए, लेकिन फॉर्मिंग पार्ट तो कितना है, 60% ही है। तो ये कितना हो गया बेटा, 3,600 रुपए हो गया। ये पर मंथ का है और 10 महीने का निकालना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 रुपए। तो 10 महीने की सैलरी, 10 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा, अगर हम निकालें तो इनको दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, 12 10 और ये कितना हो जाएगा, 1,32,000 रुपए हो जाएगी सैलरी 10 महीने की। अब 1,32,000 होगी सैलरी। तो हमें पहली जो कंडीशन है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बात करें तो 3 लाख रुपए से ज्यादा हो नहीं सकती। और लीव इनकैशमेंट मिला कितना उसको, 10 लाख रुपए। और 10 मंथ की सैलरी कितनी आ गई बेटा, 1,32,000। अब कैश इक्विवेलेंट निकालना ऑफ लीव। ये 10 महीने की सैलरी इतनी है, 1 महीने की सैलरी कितनी होगी बेटा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 13,200 रुपए हो जाएगी। अब भी बताओ 30 टोटल लीव कितनी मिलनी थी उसे, टोटल लीव मिलनी थी 20 इंटू 30 कितनी, 600। जिसमें से अवेल कितनी कर ली भाई साहब ने, ले ली छुट्टी, ले ली, वो कितनी, 480। तो अनअवेल्ड कितनी बची, 120 दिन की। मतलब 120 दिन मतलब कितना, 4 महीने की छुट्टी, उसके इक्विवेलेंट उसको कैश मिलना चाहिए क्योंकि उसने 4 महीने की छुट्टी नहीं दी। और 1 महीने की इतनी है तो 4 महीने का कैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 महीने के तो उसको 4 से गुना कर देंगे बेटा, तो कितना आएगा, 52,800 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 52,800 रुपए। अब इन तीनों में से क्या करना है, सबसे जो लेस वाला नंबर है वो लेना है, क्योंकि हमें बताया एग्जाम्पशन में सबसे लेस वाला नंबर कितना, 52,800। तो टोटल एग्जेम्प्टेड लीव इनकैशमेंट कितनी हो जाएगी बेटा, 52,800 रुपए। और टोटल टैक्सेबल कितना, 10 लाख मिली थी, 52,800 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 9,47,200 रुपए टैक्सेबल अमाउंट। दिस इज इट। अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं ताकि आपके लिए हेल्प हो सके। आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।